सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हमारा वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम आरटेट या फिर रिट जो भी होते हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड भर्ती के जितने भी पेपर होते हैं मैथ के अपने सभी सोल्व कर लिए हैं। आज अपना लास्ट वीडियो है। इसके बाद राजस्थान की जितनी भर्तियां हुई है टीचर्स की उनसे रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मतलब कहने मतलब सभी वीडियो आपको एक ही चैनल पर मिल जाएंगे। इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है, और वो भी विद कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि एक एक ऑप्शन पे सभी ऑप्शन पे अपन चर्चा करते हैं, आपको पता ही है। तो आज का वीडियो में जो 15 क्वेश्चन तो अपन ने लास्ट वीडियो में कर दिए थे आरटेट 2011 के, और आज इसका पार्ट 2 है जिसके अंदर 15 और कर लेंगे। 30 क्वेश्चन उसमें आए थे। तो ये वीडियो और ये सभी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी उपयोगी है जो सीटेट की हो गई, केवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल, DSSS मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट की भर्ती है, या किसी भी अदर टेट जैसे उत्तर प्रदेश की टेट हो गई, बिहार टेट हो गई, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो भी स्टूडेंट्स अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करें जैसे कि राजस्थान पुलिस पटवार, IAS, RS, सभी के लिए ये वीडियो खास होने वाला है। काफी अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड है। आरटेट 2011 का पेपर एकमात्र ऐसा पेपर था जिसके अंदर क्वेश्चनों का लेवल काफी अच्छा आया था। बाकी आरटेट 2015 और 18 के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। इस पेपर के अंदर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आए, और पेपर में अच्छे क्वेश्चन आने से फायदा ये है कि आपकी तैयारी अदर एग्जाम के लिए भी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इनको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी काफी अच्छा कंटेंट हमारे चैनल पर मिल सके, और अलग अलग चैनल पर अलग अलग सोल्ड पेपर के लिए उनको न जाना पड़े। तो उनको भी आप बताइए कि ऐसा चैनल है, इस पे आप जाइए, शेयर कीजिए चैनल को। तो स्टूडेंट्स पूरे वीडियो पे आप कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, मेंजुरेशन का। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार व क्षेत्रफल बराबर है। आधार और क्षेत्रफल बराबर है, ध्यान रखिएगा माइंड में पहली लाइन भी। यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाएं दे दी अपने को, 3 भुजाओं से त्रिभुज बनता है। आगे देखिए, और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करो। ये अपने 4 ऑप्शन है, 12, 16, 14 और 6। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में दो चीज का इसने जिक्र किया है, एक तो त्रिभुज का और एक समांतर चतुर्भुज का। हमें दोनों के क्षेत्रफल के सूत्र जरूरी है आना, तभी ये क्वेश्चन अपना होगा। तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं अगर आपको नहीं आते हैं तो। त्रिभुज का क्षेत्रफल और इधर एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका देखिए अगर 3 भुजाएं अलग अलग आ जाती है और सेम आ जाती है, या 2 भुजाएं अलग अलग, तो अलग अलग सूत्र लगते हैं। यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग आती है तो अपन हीरो के सूत्र से सोल्व करेंगे, और सूत्र होता है अपना √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये सूत्र होता है। और इसका सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, आधार हमें पता है। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसके अपॉन में अपन आधार रख देंगे और ऊंचाई अपने निकल के आ जाएगी। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पहले ये निकालने की। तो इसमें देखिए S लिखा हुआ, इस S देखिए S की वैल्यू कैसे निकालते हैं। S की वैल्यू का फॉर्मूला होता है A + B + C बटा 2। यहाँ पर अपनी तीनों भुजाएं ABC का काम कर रही है, ABC। एक तो है 26, दूसरी है 28 और तीसरी है 30। इन तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 20, 40 ये हो गया 26, 28 और 30 अपने हो गए 50, 58, 58 और 26 ये हो गए 84 हो गए अपने। तो 84 में 2 का भाग दे दो, अपने पास निकल के आ जाएगा 42। 42 सेंटीमीटर अपने क्या मान है S का, तो मैं यहाँ पे रख देता हूं 42। अब देखिए 42 माइनस A की अपने पता है 26, B की क्या है 42 माइनस B है तो B की रख दो 28। अब C की देखो 42 माइनस कितनी है 30, तो मैंने 30 रख दी। तो चलिए हो गया काम। देखिए आधार इसमें कितना दे रखा समांतर चतुर्भुज का 28 गुणा ऊंचाई। इसको भी साथ साथ में ले लेते हैं क्योंकि लास्ट में अपनी को ऊंचाई तो निकालनी पड़ेगी। अब आगे देखिएगा 42 रख दिया। अब 42 में देखो 26 माइनस करो, कितने आएंगे आपके पास। ये हो गया 4 ऊपर के हो गए और 2 हो गए 32, अपना निकल गया 16। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई लगाता चलता हूँ पहले, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर देखो 42 में से 28 घटाओ, कितने बचेंगे 2 तो हो गए 30 तक और 12 हो गए 14 हो गए अपने पास। फिर देखिए 42 में से 30 घटाएंगे तो 12 आ गए, और आगे अपना 28 गुणा ऊंचाई, ये सेम टू सेम में चलता ही रहेगा। तो चलिए आगे देखिए। अब इनके रूट में आ गए भाई, रूट में आ गए तो रूट को सोल्व भी करना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन कैसे होगा। अब इनमें से कोई भी परफेक्ट रूट नहीं है,
अलावा 16 के, तो 16 का 4 होता है, तो मैं एक बार 4 बाहर निकाल लेता हूं। अंदर क्या बच गए 42 गुणा 14 गुणा 12, और इधर अपना है 28 गुणा ऊंचाई। अब आगे देखिए, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, फिर अपना जो परफेक्ट रूट निकल के आएगा वो यहां रख देंगे। तो भैया 14 को 12 से करेंगे पहले 168 को अपन करेंगे 42 से, 2 8 16, 12 और 1 13, 2 और 1 3। अब ये देखिए 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, 4 1 4 और 2 6, अब 6 5 7056 आ गया। अब देखिए 7056 अपने पास आ गया है, कितना आ गया है 7056 आया है इनको मल्टीप्लाई करने पे। तो मैं यहां लिख देता हूं 4 7056 28 गुणा ऊंचाई। अब देखिए 7056 किसका स्क्वायर रूट है, समझने में एग्जाम में निकालने में टाइम लगेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है, देखिए 80 का आप करते हो तो आपके पास 6400 आता है, और 90 का करते हो तो 8100 आता है। ये अब अपने को ये पता लगा है ये 80 और 90 के बीच का है। लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 4 को 4 से करोगे तो 6 आएगा, और 6 को 6 से करोगे तो 4 आएगा। तो या तो अपना आंसर 84 आएगा या 86 आएगा। पहले 84 पे ट्राई करते हैं, 84 को 84 से करके देख लो, ये आता है तो अपना आंसर ठीक है। 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 8 चौक 32, 8 8 64 और 3 67, 6 5 7056 अपना निकल के आ चुका है किससे 84 से। तो इसका परफेक्ट रूट हो जाएगा 84। इस 84 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बाहर निकाला अपने, और 28 गुणा ऊंचाई। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 4 32 और 1 33 बटा 28 गुणा ऊंचाई। चलिए आगे सोल्व करते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन और बचा अपना। ऊंचाई एक साइड रह जाएगी 336 बटा 28, बस इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 से करते हैं 7 चौक 28, इसको करते हैं 7 चौक 28 और 5 7 8 56, 48 में 4 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला है, अब 12 सेंटीमीटर अपना क्या है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकल के आ चुकी है। मैंने एकदम से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करके आपको एक क्वेश्चन समझाया, एक भी स्टेप नहीं छोड़ दिया, बहुत ही बारीकी से किया है, अच्छी ट्रिक से किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना आंसर इसके अंदर कर लेना 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन में बात करते हैं तो ए वाला ऑप्शन था 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था लास्ट वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सब कुछ जानकारी आपको दे दी थी। और ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा, आंकड़ों का क्वेश्चन है, आंकड़ों की जानकारी भी आपको पता लग जाएगी कैसे पता करते हैं किसी भी चीज की आंकड़े, मतलब व्यवस्था उसकी किस प्रकार होती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। किसी पौधे की 35 पत्तियों की लंबाई के आंकड़े 1 mm तक सही रूप से निम्न सारणी में, मतलब 35 पत्तियां है एक पौधे की, उसके आंकड़े दे रखे हैं कि ये पत्ती इतनी लंबाई की, ये पत्ती इतनी लंबाई की, ठीक है। जैसे कि 127 से लेकर 135 तक कितनी पत्तियां थी, एक उस पौधे की 5 थी। 136 तक से 144 तक 9 थी, 145 से 53 12 थी, 153 से 62 5 थी, और 163 से 71 थी 4। इस तरह से मतलब पत्तियां थी, टोटल पत्तियां 35 थी। इनको योग करने पे पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्या यह कहना सत्य है कि अधिकांशतः पत्तियां है, मतलब सबसे ज्यादा पत्तियां किस लंबाई की है। तो क्वेश्चन में देखते ही आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा पत्तियां कौन सी लाइन में है, इस लाइन में है, 12 पत्तियां, ठीक है। तो अपना ध्यान ऑप्शन पे देखते हैं कौन सा जाता है, लंबाई पूछे तो ये दोनों, तो लंबाई 145 से 153, तो अपना ध्यान जाता है 145 आंसर हो सकता है या 153 हो सकता है, जो कि ऑप्शन में भी दे रखा अगले ने हमको 145 और 153 ये दो दे रखे हैं। लेकिन ये आंसर नहीं होंगे इसके, क्यों नहीं होंगे, रीजन भी आपको बताता हूं क्यों नहीं होंगे। देखिए पहली बात 145 से 153 मतलब किसी चीज का एवरेज दे रखा है 12 पत्तियां, मतलब इस लंबाई से इस लंबाई तक की 12 पत्तियां। हमें न तो ये दे रखा कि 145 की लंबाई की इनमें से एक पत्तियां, बाकी 11 और लंबाई की, हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है 12 पत्तियां हैं जिनकी लंबाई है 145 से लेके 153 तक। मतलब अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी पत्ती की कितनी लंबाई है, ना ये बता सकते इनमें से एक पत्ती की ये लंबाई हो सकती है। तो कहने का मतलब ये दोनों बस इसके एवरेज को शो करने के लिए, न कि इसके आंसर। तो ये इसके आंसर नहीं हो सकते। समझ में आ गया क्यों नहीं हो सकते, मैंने अभी बताया सब कुछ। 149 का तो इसमें रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन अपना बच गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अपने पास ऐसा ऑप्शन आ ही नहीं सकता जो इसका आंसर, अपन को बस ये बता सकते, अपन याद ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो डी वाला इसके अंदर आप कर लेना। आई होप आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट का, वर्त चित्र का। किसका है, वर्त
चित्र, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, अपने को इसमें एक पाई चार्ट बनाया हुआ, मैं अभी बनाता हूं बोर्ड पे, देखिए आपके सामने। ये एक पाई चार्ट, एक सर्किल होता है पाई चार्ट, और कुछ नहीं होता। इसमें कुछ आंकड़े दिए होते हैं डिग्री के अंदर। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर ये आंकड़ा है एक 150 डिग्री का, जो है खाना से रिलेटेड। खाना मतलब ये आंकड़े इसमें बताए इसने, मतलब एक भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, जैसे खाना खाना और कपड़े, शिक्षा, इनसे रिलेटेड मतलब खर्चा होता है ना, उनका ये आंकड़ा दिया हुआ है। तो अपन इसमें ग्राफ में, इसमें पाई चार्ट में शो कर देते हैं। ये है 70 डिग्री, फिर है 30, फिर है 75। ठीक है, और ये है 35 डिग्री। ठीक है, तो इनमें से 35 डिग्री वाला बचत का आंकड़ा, बचत को शो करेगा, और ये करेगा मकान किराया, मकान किराया, और 30 डिग्री वाला करेगा शिक्षा को, एजुकेशन। मतलब ये देख लो घरेलू खर्चे हैं जो इस हिसाब से अपने खर्च हो रहे हैं, अपने बेसिक आमदनी इसी पे लगती है, इन चीजों पे, खाने पे लगती है, बचत पे कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और एजुकेशन, मकान किराया, कुल मिला के आंकड़े हमें इसने दे रखी है। पूछा क्या है, इन सभी कार्यों पे खर्च होने वाला व्यय, मतलब खर्चा जो भी हो रहा है वो अवरोही क्रम में बताइए कौन कौन सा। अवरोही क्रम आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं अवरोही क्रम क्या होता है। इसके साथ साथ आपको एक आरोही क्रम भी बता दूंगा। आरोही क्रम दो प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं आरोही क्रम को असेंडिंग, और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, आरोही का मतलब हो गया बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। जैसे कि अपन किसी चीज में बढ़ते हुए चल रहे हैं, जैसे कि 1 से लेके फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 50, ऐसे बढ़ते हुए चल रहे हैं, तब तो वो आरोही हो गया। और अगर घटते हुए चल रहे हैं, जैसे कि 101, 90 हो गया, 80 हो गया, XYZ कुछ भी आंकड़े अपन ले सकते हैं, 75, 1। ठीक है, इस तरह से आंकड़ों की व्यवस्था होती है। इस डायग्राम में देखो अवरोही क्रम अपने को करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे ज्यादा डिग्री वाला कौन सा है वो सबसे पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद हिसाब से हम क्रम को घटाते आए हुए आएंगे, बस भाई अपना आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा ले लो अपने एक बार 150 डिग्री, उसके बाद इससे कम कौन सा है 75 डिग्री। ठीक है, उससे कम दिख रहा होगा आपको 70, और उससे कम आपको दिख रहा 35, और उससे कम है 30। ये तो डिग्री में आंसर हो गया। अगर आपने को इनके नाम के अनुसार आंसर पूछे, अपने कार्य के अनुसार, तो अपना कार्यों के अनुसार, क्वेश्चन में अपने को कार्यों के अनुसार आंसर पूछा तो अपन बस इसका नाम लिख देंगे और कुछ नहीं है। इस पे 150 डिग्री पे खाना, इस पे वे हो रहा था। 75 डिग्री पे मकान किराया, उसके बाद 70 डिग्री पे अपना हो गया कपड़े, उसके बाद 35 पे अपना हो गया बचत, और फिर 30 पे अपना हो गया शिक्षा। बस आंसर निकल के आ चुका है। बाकी के ऑप्शन अपने पास थे लेकिन उल्टे पुल्टे कर रखे थे ऑप्शन को, जैसे किसी में कपड़े को पहले कर दिया, किसी में मकान किराया, इन वे को अलग अलग कर रखा था, मतलब वो ऑप्शन अपने सही नहीं थे। अपना डायरेक्ट अपने ऑप्शन निकाल लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर एग्जामिनर आपको कई बार क्वेश्चन चेंज करके अवरोही की जगह आरोही क्रम पूछ रहे तो क्या करोगे, पहले सबसे छोटे वाले को, उसके बाद क्रम को बढ़ाते जाओ और अपना वो आंसर भी आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आंकड़ों से रिलेटेड है, जानकारियों से रिलेटेड। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, उसके बाद आंसर पे चर्चा करते हैं। आपको पता ही होगा अपन ऐसे करते हैं क्वेश्चन में, यदि y अक्ष पर ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े लाख में है, 1.5, 2.1, 2.7, 3.3, तो एक इकाई के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त माप स्केल। आपको बता दूं एक्सेस दो प्रकार की होती हैं। नीचे वाले को एक्स एक्सेस बोलते हैं, और ये ऊपर जो यहाँ पे होती है इसको वाई एक्सेस बोलते हैं। यहाँ पर अपने को क्वेश्चन वाई एक्सेस पे जो आंकड़े हैं उनको शो करने के लिए एक इकाई अपने को एक उपयुक्त माप लेनी है, जो यहाँ पे अपन लिखते हैं यूनिट प्लेस, उसका अपने को वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन दिया वो उठाते हैं। 1.5 है, इसको आप लाख में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1,50,000। ठीक है, और इसको 2.1 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2,10,000। 2.7 को क्या लिखोगे, 2,70,000। और 3.3 को क्या लिखोगे, 3,30,000। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में आप बस इनके फैक्टर निकाल लो, गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4 जीरो कॉमन आ रहे हैं, इन सभी को एक बार अपन साइड कर लेते हैं, क्योंकि अपना फिर आंसर छोटा हो जाएगा। उन जीरो को अपन बाद में काम ले लेंगे, टेंशन मत लीजिए, जीरो अपने कहीं नहीं जाएंगे, एक बार हटा रहा हूं बस मैं फैक्टर निकालने के लिए। तो 15 बच गया। 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 गुणा 5।
21 का क्या हो गया 3 गुना 7, और 27 का क्या हो गया 3 गुना 3 गुना 3, और 33 का क्या हो गया 3 गुना 11। ये इनके फैक्टर हो गए। अब फैक्टर पे ध्यान दीजिए, इनमें अपने जो कॉमन है वो उठा लो, वही अपना उपयुक्त माप का अपना आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्या आ रहा है आपको दिख भी रहा होगा, 5 आ रहा है कॉमन, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, जो सबके अंदर है वो कॉमन होता है, तो 3 मैंने उठा लिया, अपना आंसर आ चुका है। अब अपने को बस जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो जीरो अपने कहीं नहीं जाएंगे, वापस लेकर आऊंगा जीरो को। तो कितने जीरो मैंने हटाए थे साइड में, 4 जीरो हटाए थे, तो चलिए वो जीरो मैं यहाँ वापिस लगा देता हूँ। 1 2 3 4, तो कितना बन गया है देखिए, इसको काउंट करो, 30,000 अपना बन गया है, वही अपना आंसर। तो वाई एक्सेस की माप अपनी कितनी आ चुकी है 30,000 अपन लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अपना आंसर हो चुका है 30,000 अपना आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है पाई से रिलेटेड। पाई के बारे में आपको इस क्वेश्चन के साथ में और भी कई चीजें बता दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या क्वेश्चन था, पाई का मान, ये पूरा जो मान दे रखा है ये पूरा पाई का मान है। पाई आपको बता दूं मैथ में सर्किल के जहां पर भी आपको सर्किल दिखता है वहां पर आपके पाई काम आती है, अदरवाइज पाई कहीं पर काम नहीं आती है। ये सिंबल होता है पाई का। तो देखिए वैल्यू दे रखी है 3.14159, ये जो भी है पूरी पाई की वैल्यू, ध्यान से देख लो इसको। आगे इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, दशमलव के बाद, दशमलव ये वाला दशमलव है, इसके बाद सबसे ज्यादा और सबसे कम आने वाले अंक क्रमशः है। मतलब इनमें से कौन कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, और ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे कम बार रिपीट हो रहा है, उसके अपने वही अपने आंसर है। पहला नंबर होना चाहिए सबसे ज्यादा वाला, और दूसरा सबसे कम वाला। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में अपने को 3-3 दे रखे हैं, और 2 में 7 और 4। तो पहले 7 और 4 को देखते हैं कितनी कितनी बार है। देखिए 4 एक बार, 2 बार और 3 बार, और 7 है 1 बार, 2 बार, 2 बार है 7। और देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो बेसिकली श्योर होगा 3 वाला नंबर ज्यादा बार है, तो या तो ऑप्शन ए आएगा राइट या सी आएगा, इन दोनों को भूल जाओ। अब देखिए 0 और 7 पे देखो सबसे कम कौन सा है। अब ज्यादा देख लिया, अब कम देखना, क्योंकि दूसरा नंबर कम वाला, पहला नंबर ज्यादा वाला होता है इसमें क्वेश्चन के अनुसार। तो 7, ये देखिए 7 अपन ने देखा था कितनी बार आया था, 1 2 बार आया था 7 ना। अब 0 देखते हैं कितनी बार है, 1 बार, सिर्फ एक ही बार है 0, तो सबसे कम बार क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ऐसे पता करते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी वाला। सबसे ज्यादा तो 3 जो नंबर है वो रिपीट हुआ, और सबसे कम बार रिपीट हुआ है 0 नंबर। तो अपना ऑप्शन इसके अंदर अपन सी कर लेते हैं। ठीक है, राइट हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं पाई के बारे में आपको और कुछ भी बताऊंगा, तो पाई के लिए आपको सबसे पहले बता दूं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। ठीक है, और अगर आप नंबर के सिस्टम के हिसाब से पढ़ते हो तो पाई हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, और 22/7 हमेशा एक होता है रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हिंदी में, इरेशनल को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या। बस ये मैंने आपको पाई के बारे में और कुछ जानकारी बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज और बता दूं, पाई का यूज कहां पर होता है, जहां पर भी आपको सर्किल का निशान दिखे, मतलब सर्किल का आकृति दिखे, वहीं पर आप पाई का यूज कर सकते हो। अदरवाइज और किसी आकृति में पाई का यूज नहीं होता है। जैसे अपन सर्किल में पढ़ते हैं बाई 2 पाई आर स्क्वायर ना, और गोले में पढ़ते हैं, गोले का देखो इसका ना, सर्किल और गोला अलग अलग करते हैं। गोला 3D होता है और सर्किल 2D होता है। क्या है, आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार क्या दे रखा है, अक्ष हो। आधार क्या हो, अक्ष, और जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हो। आधार क्या हो, बराबर चौड़ाई। और एक चीज और दे रखी है, 2 आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो। 2 आयतों के बीच का स्पेस क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। और आगे बस अपने को कुछ नहीं दे रखा, कहलाता है। ऐसी विधि को क्या कहते हैं, देखिए ये डेफिनेशन होती है, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं का। आपको डेफिनेशन कुछ होती है, उनको याद कर लेना। जैसे पाई चार्ट की डेफिनेशन होती है, इनमें अपन आंकड़ों को इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, एक होता है आयत चित्र, होता है हिस्टोग्राम, उनकी भी डेफिनेशन होती है। और अपनी इस विधि के लिए कौन सी काम आएगी, इनके लिए लगेगा अपना स्तंभ ग्राफ
या स्तंभ विधि बोल सकते हो, और इसको आप दंड चित्र भी बोल सकते हो। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा स्तंभ ग्राफ। तो यही अपना आंसर था, इसमें बस इतना ही था। अच्छे से आपको विधिया मैंने एक दो तीन विधि समझा दी इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए बोर्ड पे काफी अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपने को समझते ही टाइम नहीं लगता ऐसे क्वेश्चनों में, बस अपने को क्वेश्चन पढ़ते जाओ और फ्रैक्शन बनाते जाओ और आंसर अपने आप निकल के आ जाता है। देखिए कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ, एक भिन्न है। भिन्न आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं, जो चीज अपोन में होती है बीच में ये सिंबल होता है, जैसे 1/2, इसको अपन भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो चलिए देखिए, एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है। अपने को न तो हर का पता, न भिन्न का पता, न अंश का पता, तो क्या करते हैं पता ही आपको, मैथ में अपन मान लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ देखिए, जिसका अंश हर से 2 कम है। मतलब अंश तो देखिए ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हर बोलते हैं। अंश हर से 2 कम है। मान लो हर को मैं अक्स मानता हूं, तो अंश कितनी हो जाएगी, अक्स से 2 कम। चलिए एक फ्रैक्शन तो बनी। अब आगे देखते हैं, यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो चलिए देखिए, अंश में से 2 घटाना है और हर में 2 जोड़ना है। तो अंश ऊपर वाली थी, इसमें से 2 घटा देते हैं और हर में 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, ये मैंने घटाया है 2 और ये 2 जोड़ा है। चलिए आगे देखिए, तो इस प्रकार प्राप्त नई भिन्न क्या है, 1/3 है। तो प्रारंभिक भिन्न बताइए। प्रारंभिक भिन्न ये वाली थी, इसमें अपने को अक्स और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अपनी भिन्न तैयार हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, अक्स -2 और -2 क्या हो गए, -4। अक्स +2 बराबर 1/3 यह है। ठीक है, अब देखिए, अक्स को 3 से किया तो 3 अक्स, और 3 को 4 से किया 3 चौके 12, और अक्स +2 को 1 से किया तो अक्स +2 आ गया। अब देखिए, 3 अक्स था, इधर आइए, अक्स इधर आ गया घूम के, और इधर 2 था, और ये 12 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का। तो 3 अक्स में से 2 अक्स गया, कितने बचे, 2 अक्स बराबर 2 और 12 कितने हुए, 14 हो गए। तो 2 अक्स बराबर 14 थे। अब अक्स बराबर 14/2 आ गया। तो इसमें 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना 7 आंसर आ जाएगा। अक्स की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब अक्स की वैल्यू को अपन इसमें पुट करेंगे, 7 - 2 अपोन में क्या है 7। अक्स की वैल्यू थी तो मैंने 7 लिख दिया अक्स की जगह। तो 7 में से 2 गए, 5 बचे, और बटा 7 था। तो 5/7 अपनी प्रारंभिक भिन्न थी, जो कि स्टार्टिंग में थी। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा, 5/7 ये रहा अपना, सी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था और एकदम से इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अंश और हरों के बारे में चर्चा करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। देखिए, x की पावर 4 और y की पावर 4, इसको अपने को डिवाइड करना है x - y से, और फिर अपने को जो आंसर आएगा वो अपने को बताना है। तो चलिए देखिए, इसके ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। या तो इसको आप भाग विधि से करो या फैक्टर विधि से करो। भाग विधि थोड़ी सी लंबी हो जाती है, टाइम लगता है, और अपने पास इतना टाइम रहता नहीं एग्जाम में, तो अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए क्या है वो शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये होता है टाइम बचाओ विधि। ठीक है, देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² = a + b और a - b। वो विधि इसके अंदर लगा दो, x की पावर 2 + y की पावर 2 और x की पावर 2 - y की पावर 2, मतलब 2 इसके फैक्टर कर लिए, और अपोन में x - y चल ही रहा है। अब देखिए, इसको तो सेम टू सेम रहने दो और इस फैक्टर को वापिस इसी तरीके से तोड़ दो, x² + y², ये तो मैंने सेम टू सेम लिख दिया ये वाला। अब आगे मैं चेंजमेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ। x² - y² को अगर आप तोड़ोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा x + y और x - y। क्या निकल के आ गया, x + y और x - y, और बट्टा में अपना सेम टू सेम, इसको तो छेड़ना ही नहीं अपने को। अब देखिए, x - y कैंसिल हो गया, सेम टू सेम था। आगे देखो, अपने पास ये 2 चीजें बच गई हैं। अब देखिए, x² को अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो x³ हो गया, फिर x² को अगर आप y से मल्टीप्लाई करते हो तो x² y हो गया। फिर आगे देखिए, y² को अगर आप x से करते हो तो क्या निकल के आ गया, x y², x था y² आ गया। फिर आप y² को अगर y से करते हो तो इस y² को इस y से करते हो तो y³, बस हो गया अपना आंसर। अपना आंसर हो गया x³ + x² y + xy² + y³, यही अपना आंसर था। इसको करने की एक और विधि थी, इस तरीके से अपन कर सकते थे, x - y
x4 माइनस y4। फिर क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता, टाइम लगता ज्यादा इस क्वेश्चन में, अपने ज्यादा 40-50 सेकंड लगते हैं, इतना टाइम अपने को चाहिए होता है एग्जाम में। बस हो गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी फैक्टर का क्वेश्चन है। बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z², इसके हमें गुणनखंड यानी कि फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज साथ साथ में इसलिए यूज कर रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स आजकल इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे। देखिए, अगर आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं नंबर सिस्टम के, इन फॉर्मूलों के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो आप इसकी फॉर्म आप बता सकते हो। इसकी फॉर्म होती है x माइनस y², इसको आप तोड़ते हो तो x² माइनस 2xy से किया तो 2xy प्लस y²। यहीं पे अपने को ये दे रखा, तो ये फॉर्म किसकी है, x माइनस y² की। ठीक है, आगे अपना z² है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं। यहां पे अपने को वापिस ये फॉर्म निकल के आ चुकी है, a², ठीक है, माइनस b²। यहां पर इसको अपन a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या मानी है अपन ने, x माइनस y, और b की क्या मानी है, z। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो इसको अगर आप तोड़ते हो तो आपके सामने निकल के आएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तोड़ते हैं, चलो। अपन ने इसको क्या माना, a, और इसको माना b, तो a प्लस बी करते हैं तो x माइनस वाई प्लस z, फिर आगे a वापिस आ गया x माइनस वाई, और इस बार माइनस बी है तो माइनस z। बस यही अपना आंसर था। काफी अच्छा क्वेश्चन था। दो फॉर्मूले की आपको इसमें जरूरत पड़ रही है, ओनली a तो a माइनस b² की और एक a² माइनस b² की। इन दो फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो और 1 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बोर्ड पे ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। देखिए, वो अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है, यदि किन्हीं दो संख्याओं a तथा b का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य बराबर है। क्या है, समांतर माध्य बराबर किसके है, गुणोत्तर माध्य के लिए, गुणोत्तर माध्य। अब देखिए, बेसिक चीज की बात कर रहा था वो ये है, समांतर माध्य के लिए अपन यूज करते हैं a प्लस बी बटा 2, मतलब दो संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 को अपन भाग देते हैं, उसका औसत निकल के आता है समांतर माध्य। अब देखिए, गुणोत्तर माध्य के लिए अपन यूज करते हैं रूट ए बी, जिस तरह से समांतर माध्य के लिए ये यूज करते हैं, और इसका फॉर्मूला ये है। तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, तो अपने को बराबर दे दिए, उसके बाद हमें 4 ऑप्शन दे रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अपन जो सोल्यूशन करके जो अपन निकालेंगे वही अपना राइट आंसर होगा। तो देखिए करते हैं, a प्लस बी इधर रह गया ऊपर, 2 को इस रूट ए बी से करूंगा तो मैं 2 रूट ए बी। अब क्वेश्चन यहाँ पे फंस गया। जब आप रूट में कहीं पर भी फंस जाओ मैथ के अंदर, तो आप उसका स्क्वायर कर सकते हो, उससे आप रूट को बाहर निकले में आपको मदद मिलेगी। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर एक साइड अपन नहीं कर सकते, मैथ में कोई भी चीज अप्लाई करते हैं तो दोनों साइड ही करने पड़ती है अपने को, किसी को एक को अधूरा नहीं छोड़ सकते, भेदभाव की बात ही नहीं है। स्क्वायर कर दिया, a प्लस b² इसके, और इसके स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और रूट ए बी का स्क्वायर, जब रूट की संख्या को स्क्वायर करो तो बस रूट कैंसिल हो जाता है, वही उसका स्क्वायर हो जाता है, रूट कैंसिल हो गया तो बच गया ए बी। अब आगे देखिए, a प्लस b² को जब मैं फैक्टर को इसको ओपन करता हूं तो क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 4ab। अब देखिएगा ध्यान से, a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये 4ab इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा था तो 0 कर देते हैं उधर। अब देखिए, a² प्लस b², इसमें से ये घट जाएगा तो माइनस वाली बड़ी संख्या तो बच जाएगा माइनस 2ab बरोबर 0। अब देखिए, अपने पास ये निकल के आ गई। आपको ये फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, a² प्लस b² माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b² का। तो मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया। अब देखिए, अपन ने शुरू में बोथ साइड स्क्वायर लगाया था, अब मैं बोथ साइड से स्क्वायर हटा देता हूं, मतलब रूट कर देता हूं। तो इसका मैंने रूट कर दिया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू में 0। अब देखिए, a इधर था, b इधर जाके प्लस का हो गया। तो ये सॉल्यूशन अपना निकल के आया। ऑप्शन में देखिए कहीं पर ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा है तो a में नहीं है, b में नहीं है, c में नहीं,
हाँ जी हाँ, डी में अपने को मिल चुका अपना आंसर। तो अपन एग्जाम में क्या करके आ जाएंगे, डी पे क्लिक करके आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2 की पावर 2, फिर ब्रैकेट दे रखा है, मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, बीच वाला, और एक और 2 की पावर 2 3 बार है और 2। इसका हमें सरल रूप निकालना, मतलब इसको सोल्व करके इसको सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा सरल रूप, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी हो तो नीचे की बजाय ऊपर से सोल्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऊपर से। तो 2 की पावर यहाँ पे 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये दो तो मैंने सेम लिख दिया। 2 की पावर 2 कितनी बताई थी, 4 बताई थी। अब देखिएगा पहले इधर वाले को सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे करूंगा मैं। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 16। तो चलिए ये तो सरलतम रूप इसका आ चुका है। इसको करते हैं, 2 की पावर 2 कितनी हो गई, 4। 2 की पावर 2 ऊपर भी कितनी है, 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 4। चलिए ये भी हो गया। इसको देखिए ऊपर से सोल्व करेंगे। 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4। ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं बाय बोर्डमास रूल। आपको बताइए बोर्डमास से पहले बी का मतलब ब्रैकेट होता है। तो चलिए ऊपर 2 ये है इसके, और 2 की पावर 4 कितनी हो गई, 16, और 2 यहाँ पे पावर में है। तो अपना सरलतम रूप निकल के ये आ चुका है 2 की पावर 16, 4 की पावर 4 और 16 की पावर 2। यही अपना आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बार। ये क्वेश्चन है अपना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अक्ष में सर्वसमीका है। इसमें अपने को देखिए सर्वसमीका नाम दे दिया। यहाँ पर अगर मैं समीकरण लिखता तो इसका सॉल्यूशन आपको पता है श्रीधराचार्य विधि से करते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन ए दे रखा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। ये तो अगर कब आता है ये आंसर अपना, जब ये समीकरण होता है। लेकिन यहाँ पे सर्वसमीका है। सर्वसमीका का मतलब होता है हमें उसके इक्वल टू की वैल्यू लानी होती है। यहाँ पर इक्वल टू में 0 दे रखा है, तो अपने इसमें 0 कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर एक अपना ऑप्शन इसमें दे रखा था, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। वो अपना राइट ऑप्शन है। अपन इसमें वैल्यू रखेंगे, a की जगह क्या रखेंगे, 0 गुणा x², b की जगह भी 0 गुणा x प्लस c की जगह भी 0। अब देखिए 0 को इनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 0 ही आएगा, और लास्ट में भी इन तीनों को जोड़ने पे 0 आ गया, जो कि इक्वल टू में अपने को दे रखा था। बस अपने को कुछ नहीं करना था, अपने को बस इनकी वैल्यू रखनी थी और ऐसी वैल्यू रखनी थी जिनको रखने पे 0 आ जाए। तो अपना आंसर स्टूडेंट्स आ चुका है। अपना आंसर ये है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 0। अगर आपको ये वीडियो साथ साथ में अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ भी इनको शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना एक बार। तो चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन आ गया वापिस पहले वाले क्वेश्चन का जैसा। तो समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। देखिए आधार होता है जो बेस होता है, जिसपे कोई भी आकृति टिकी हुई है वो ही उसका बेस होता है। चाहे कोई भी चीज, जैसे कोई मकान है जिसका आधार होता है, जिसपे मकान टिका हुआ है, तो यहाँ पे आकृति कौन सी लाइन पे टिकी हुई है, इस लाइन पे। तो आधार का तो हमें समझ में आ गया क्या है, UZ, ठीक है। अब ऊंचाई की बात करते हैं तो ये ऊंचाई है इसकी YZ या ZY भी कह सकते हो। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, UZ कितना है 5 सेंटीमीटर, XU कितना है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें UZ पता है तो मैं यहाँ 5 रख देता हूँ। हमें YZ ये वाली लाइन नहीं पता है, तो इसकी अपन कैसे निकालेंगे। देखिए आकृति को ध्यान से देखिए, बेस सेम है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हमें पूछा है KLZU, इन 4 पॉइंट से मिलकर समांतर चतुर्भुज बना। जब ये दो लाइन पैरेलल है तो इस लाइन का स्पेस और इस लाइन का स्पेस ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम होती है मैथ के अंदर। तो KXU बराबर क्या हो जाएगा YZ, तो दोनों 4 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 4 कितने हो गए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मैंने इसलिए किया है ताकि कोई भी देखिए क्षेत्रफल जब आप निकालते हो एरिया तो वो हमेशा स्क्वायर में आता है। दिमाग में ये बात हमेशा के लिए फिट रख लो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देखिए अपने पास 20 2 बार आ चुके हैं। कौन सा करोगे, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है वो करोगे आप, न कि ये इसमें रॉन्ग है, ये इसके अंदर राइट है। दोनों सेम थे 20 इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह से इसी पे ज्यादा जोर दिया, स्क्वायर क्यों लगाते हैं। तो चलिए अपना आंसर हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट्स बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। त्रिभुज नाम आते हैं आपके माइंड में आ जाता है तीन भुजाएं, ठीक है। तीन भुजाएं मतलब त्रिभुज। आगे क्या बता रहा है कि क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, जो इसका चारों ओर का फल कहते हैं एरिया, और क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलते हैं एरिया और हिंदी में क्षेत्रफल। जिसकी भुजाएं ए बी सी तीन भुजाएं हैं के लिए हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र देखिए कब लगता है, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो तभी आप हीरो का सूत्र लगा सकते हो त्रिभुज के अंदर, अदरवाइज अलग अलग सूत्र लगते हैं। त्रिभुज भी तीन टाइप के होते हैं। एक तो मान लो तीनों भुजाएं बराबर, ठीक है। एक हो मान लो दो भुजा बराबर हो और एक तीसरी भुजा अलग हो, और एक होता है तीनों ही भुजा अलग अलग हो। तीनों भुजा मान लो ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर थी, यहाँ पर ये दो सेम थी और तीसरी अलग थी। इस तरह से तीन प्रकार के होते हैं। हीरो को सूत्र मैंने बताया कब लगता है, तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो सूत्र क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। सूत्र होता है देखिए, रूट लगा दो पहले, सबसे पहले, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी की वैल्यू तो आप जो भुजाओं में वो रख देना, और एस की वैल्यू रखने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इससे आप एस की वैल्यू निकाल सकते हो और फॉर्मूला में पुट करके आप कैसे भी क्वेश्चन हो आंसर आप उसका निकाल सकते हो। बस यही क्वेश्चन था। अच्छे से मैंने आपको ट्राइंगल की पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी है इस एक क्वेश्चन के अंदर ही। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैसा क्वेश्चन है आज का लास्ट। ये है वो आज का लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। देखिये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एकांतर कोण है, कोणों के बारे में आपको इससे पता लग जाएगा। देखिए एकदम से इजी ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं। कोण आप कभी नहीं भूलोगे। आज के बाद एकांतर कोण का क्वेश्चन आता है तो दिए हुए चित्र में समांतर रेखाओं की बात आ गई तो जो रेखाएं जिनके बीच का स्पेस पैरेलल हो उनको समांतर रेखाएं बोलते हैं। जैसे देखिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये ऊपर वाली लाइन हो गई और ये नीचे वाली लाइन हो गई, इन दोनों के बीच का स्पेस हर पॉइंट पे समान है, तो ये दोनों लाइन क्या है, ऊपर ये नीचे वाली दोनों पैरेलल है। इसे इन्हीं को बोलते हैं समांतर रेखाएं। यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन हो गई, को काटती एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब आडी रेखा, आडी तिरछी रेखा, यही तिर्यक रेखा होती है। इसी को एक लाइन काट रही है। इसके साथ जो एकांतर कोण बन रहे हैं वो अपने को पहचानने हैं। अपने पास चार ऑप्शन है, अपने इनमें से एक ऑप्शन राइट होगा, लेकिन अपन ऑप्शन पे चर्चा नहीं करेंगे। अपन अपना पहले आंसर आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद ऑप्शन आप अपने आप देख लोगे। देखिए कभी भी आपके सामने ऐसा डायग्राम हो तो आप जेड शेप पे जाइए। आप अगर जेड शेप बना लेते हो तो ऐसे मान लो जेड शेप है, इसका ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया, एकांतर हो गया। इसमें यहाँ पे देखिए मैं जेड शेप बनाता हूं, ये वाला है, तो ये कोण और ये कोण, कहने का मतलब कोण 3 और कोण 6 दोनों क्या है, एकांतर कोण है। वैसे मान लो इधर साइड में ये वाली उल्टा क्रॉस जेड हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण 4 और कोण 5, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो कहने का मतलब इनका पेयर और इनका पेयर, ये दोनों एकांतर हो गए। ये तो आंतरिक एकांतर है। एक होते हैं बाह्य एकांतर। जैसे मान लो मैंने जेड बनाया ये वाला, तो ये कोण 2 और कोण 7, समझ में आ रही है। ये वाला जेड मैंने बनाया तो इसका पॉइंट यहां खत्म हो रहा है, तो कोण 2 के साथ कोण 7 बन रहा है, ठीक है। एक पेयर ये हो गया। उसके बाद कोण 1, जैसे इधर वाला ये जेड हुआ तो इसका पॉइंट इधर खत्म हुआ, तो कोण 1 और कोण 8, कोण 1 और कोण 8, एक इनका पेयर बन गया। तो ये दोनों तो बाह्य एकांतर कोण हो गए और ये दोनों आंतरिक एकांतर कोण हो गए। आई होप आपको एकांतर कोण का कंसेप्ट एकदम से समझ में आ गया होगा। माइंड में क्या लाओगे, जेड बनाना है और उसके जो कॉर्नर है वहीं से जो कोण बन रहे हैं वो उसके एकांतर कोण होते हैं। 4 प्रकार के कोण हो गए एकांतर कोण में, 2 प्रकार के एकांतर आंतरिक कोण 2 प्रकार के, और 2 प्रकार के हो गए एकांतर बाह्य कोण। तो इसमें ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। कोण 3 और 6 का पेयर कहीं दिख रहा है क्या, पूरे ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो मतलब कहने का मतलब एग्जामिनर ने आंतरिक कोण नहीं दिए, उसने बाह्य एकांतर कोण दिए हैं। तो यहाँ पे आते हैं, 2 और 7 का पेयर दिख रहा है क्या, 2 और 7 का, जी हाँ ये दिख रहा। इसके साथ में 1 और 8 है, 1 और 8 ये रहा। तो इस तरह से आप ए ऑप्शन इसमें राइट करके आ सकते हो। तो कहने का मतलब ये था, ये तो एक क्वेश्चन था, इससे आप कई क्वेश्चन मतलब 50-60 क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए कोणों से रिलेटेड, तो आप सभी में सही करके आओगे। अगर आपका स्टूडेंट्स ये वीडियो हमारा ओवर हो चुका है। इस वीडियो के साथ ही हमने राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं ऑल ओवर, एक पेपर नहीं जितने भी पेपर हुए हैं राजस्थान के इतिहास में 3rd ग्रेड भर्ती के, जैसे चाहे आरटेट 2011 ले लो, चाहे आरटेट 2012 ले लो, या फिर रिट 2015 और रिट 2018 ले लो, सभी के मैंने आपको पेपर करवा दिए हैं। इस वीडियो के चैनल की इस प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो आपको एग्जैक्ट मिलेंगे।
सभी क्वेश्चन मतलब हर वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है, हर पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, आप सभी उनको एक एक करके सोल्व कीजिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं आ रहा तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, डाउनलोड कीजिए, वीडियो को बाद में देखिए। लेकिन आपको अगर आप चारों पेपर सोल्व कर लेते हो तो आपके मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक एक पेपर में पूरा सिलेबस कन्वर्ट किया हुआ है। तो सपोज कीजिए आपकी 4 बार रिवीजन हो जाएगा 4 वीडियो को देखने के बाद। उसके साथ ही मैंने टीचिंग मेथड के वीडियो भी इसके अंदर आपको समझाया है। साथ में एक SST का वीडियो भी, सोशल साइंस का वीडियो, रिट का मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप जाइए और जरूर देखिए। तो इस तरह से हमारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के सभी वीडियो आज कंप्लीट हो चुका है। तो अपने जो भी फ्रेंड्स रिट वगैरह की तैयारी या सीटेट, DSSB, KVS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। उनको बताइए कि इस चैनल पर ऐसा कंसेप्ट से रिलेटेड मतलब NCERT से रिलेटेड सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। और चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और शॉर्ट पेपर के साथ।